यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूकेटी जो चैनल है अपना यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है। तो इसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 11 है। 11 नंबर टेस्ट को देखेंगे। यहाँ पर टेस्ट कोड दे रखा है और यहाँ पर देखो जो टेस्ट का जो सिलेबस है, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, ये भारतीय संविधान के कार्य या इसकी कार्य प्रणाली, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उस सब टॉपिक को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। देखो ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भारतीय संविधान और जो कार्य प्रणाली इसको लेकर के आप 100 क्वेश्चन में टॉपिक खत्म कर दो, है ना, ऐसा तो नहीं होता है। देखो यहाँ पर जो टॉपिक इसके बचते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो 100 क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ, इसका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन टॉपिक इसके, इस टॉपिक में बहुत सारे यहाँ पर सब टॉपिक दे रखे अंदर। जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन से एक ही टॉपिक पर वैसा हो, है ना। ये 5 क्वेश्चन और 4 में 7, 8, 9 क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो जो यहाँ पर बचेंगे इसमें वो मैं आपको लास्ट में एक साथ पूरा उठा के पूरी पॉलिटी का मर्ज कर देंगे, पूरा एक पेपर ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शनल वाइज चला रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक इनके, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, वो देखो मैं अपने अकॉर्डिंग सब आपको अच्छे से कराऊंगा, राइट। आपको इतना सोचना नहीं है, तो मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर कभी छूटेगी नहीं, वो मैं आपको पूरी कराऊंगा। तो देखो सिलेबस दे रखा है, क्या क्या इसमें सिलेबस है, वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक बात, इसमें करंट अफेयर्स नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर स्टैटिक का क्वेश्चन है, राइट। और जो करंट अफेयर्स कराएंगे वो पूरा अलग करंट अफेयर्स करेगा, पूरा पॉलिटी का करंट अफेयर्स, ठीक है। जैसे कि मैं लेके आया था एनवायरमेंट पे लेके आया था, है ना, और यहाँ पर इकोनॉमिक में भी लेके आया था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मार्केट में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा टेस्ट 11 तक, जो अभी आप खड़जी नगर में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है संसद के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है, यह किया जाता है। पहला देखो यहाँ पर जो आर्टिकल 75 है, इसके अनुसार क्या प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति है लोकसभा को भंग कर सकता है। ये प्रधानमंत्री की एक क्या है, प्रमुख शक्ति मानता है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। राष्ट्रपति उसकी सलाह पर संसद के सत्रों को आहूत और सत्रावसान करेगा, ये भी बात क्या है, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो 85 है, आप लिख सकते हो दोनों आर्टिकल को, जो 85 है इसके अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करना मतलब होता है समन करना, ठीक है, और सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, यह संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को 5वीं सूची में 6वीं सूची तक विस्तार क्षेत्रों तक करता है कवर। सेकेंड बात, सेकेंड क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, गलत है। क्यों? क्योंकि पंचायतों के जो प्रावधान है ये अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 का जो पेशा है अधिनियम, उसमें संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को 5वीं और 6वीं सूची तक विस्तारित करता है। ये 6वीं सूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। ये बात जो बोल रहा है इसमें से 6वीं सूची में ये बात नहीं लागू होगी, ठीक है, जिसके लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगा। सेकेंड, ये ग्राम सभा को लोक जो प्रथाएं होती हैं उनके रीति रिवाज की सुरक्षा और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पेशा जो अधिनियम है ये जो उनकी संरक्षण है, रीति रिवाज है, सुरक्षा है, ठीक है, इनको संरक्षण देता है और इन क्षेत्रों में सुशासन को मजबूत यहाँ पर करने के लिए काम करता है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। संविधान दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित करता है। संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित करता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली का जो न्यायालय इसका स्थान है, लेकिन यहाँ पर ये संविधान में घोषित नहीं है। दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है यहाँ पर, ये लेकिन संविधान में घोषित नहीं है ऐसा, ठीक है। तो पहली बात गलत है यहाँ से। सेकंड, संविधान भारत के प्रमुख न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में एक अन्य स्थान में नियत के लिए अधिकृत करता है। सेकंड बात में यहाँ से करेक्ट, क्योंकि आर्टिकल जो 130 है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायालय का स्थान दिल्ली में है, लेकिन भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है सीजेआई राष्ट्रपति के अनुमोदन में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में अन्य स्थानों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत होते हैं। सेकंड बात इसकी करेक्ट होगी, आर्टिकल 130 में ये बात बताई गई है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस हमारा जो संविधान में वर्णित ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओनली 2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीसरे का 2, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा केवल बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावी हो जाती है कब। देखते हैं, स्टेटमेंट दे रखा है जो 4 स्टेटमेंट में। देखो, आदर्श आचार संहिता जो होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाती है। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मार्गदर्शन हेतु यहाँ पर दिशा निर्देश जारी करने का एक समूह होता है। आंसर क्या होगा, ए यहाँ से
करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारत में चुनाव जो संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें चुनाव के संबंध में विचार करना है। पहला, कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग आधार पर निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा। बात सही है। सेकंड बात है, संसद और राज्य विधायिका दोनों के द्वारा निर्वाचन नामावली में तैयार करने के संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं। ये भी बात एकदम सही है। तीसरा, परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशों को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर परिसीमन आयोग द्वारा जारी जो आदेश होते हैं इसको आमतौर पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ताकि चुनावी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत होगी। आंसर क्या होगा? गलत पूछा था तो सी यहाँ से गलत आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाकी सब सही आंसर के। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किन किन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है? आंसर हो जाएगा, देखते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, जो राष्ट्रपति जो है उसके द्वारा इनमें से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, या उनके द्वारा किया जाता है परामर्श को। तो जो आंसर हो जाएगा छठेगा, एक तो पहला उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 और उच्च न्यायालय 217 दोनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में परामर्श किया जाता है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर 1 और 2 होगा, राइट। और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी 234 आर्टिकल के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ये बात अधीनस्थ वाली गलत हो जाएगी। 1 और 2 बात इसकी करेक्ट है। आंसर छठेगा ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सचेतक के पद के संबंध में विचार करना। देखते हैं इसको। सचेतक जिसको बोलते हैं विप, है ना, उसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में शिष्टाचार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। पहली बात, 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विप की जो नियुक्ति होती है या सचेतक की नियुक्ति होती है सदन के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं, बल्कि राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं उनकी द्वारा की जाएगी, ताकि सदन में पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति और व्यवहार को सुनिश्चित किया जा सके। सेकेंड बात है, सचेतक जो होते हैं इसके दिशा निर्देशों को पहल करने वाले सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, कि यदि कोई सदस्य सचेतक निर्देश को पालन नहीं करता है तो पार्टी के नियम के अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और जिसमें दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता रद्द भी करना शामिल हो सकता है। यहाँ पर क्या है वर्ड? दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, दल बदल जो हमारा ये है, ये कौन से यहाँ पर भाग में बताया गया है ना। दल बदल को लेकर के कोई भाग बताया गया, भाग 6, भाग 8, भाग 9, भाग 10, भाग 11, कौन से भाग में है ना। दल बदल यहाँ पर जो बात करता है कौन से भाग में होगा संविधान के बताना है आपको। एक आंसर देना है कमेंट में लिख करके। आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, बी आंसर इसका 7वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हूँ तो आपको क्या लिखना है? 7वां लिखना है और अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन और मैं दूंगा तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा पूछा था मैंने। दल बदल जो है किस भाग में यहाँ पर वर्णित किया गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडलीय समिति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, ये समितियां संविधानेतर प्रकृति की होती हैं। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडलीय समितियां संविधान में उल्लिखित नहीं होती हैं। राइट, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो इसको आप। और ये बल्कि कार्यपालिका द्वारा अपने कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए ये संविधानेतर होती हैं, मतलब बोल सकते हो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रकृति की होती हैं। तो पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकेंड, इन समितियों का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये बात गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन समितियों का गठन जो होता है ये प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है ये। ठीक है, केवल कैबिनेट मंत्री ही इसके सदस्य बनने के पात्र होते हैं। तीसरी बात से गलत, क्योंकि हालांकि आमतौर पर वरिष्ठ मंत्री भी सदस्य होते हैं और गैर कैबिनेट मंत्री भी इसके विशेष आमंत्रित रूप से सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है, किसी विधेयक को पारित करने के लेकर संसद में दोनों सदनों के मध्य गतिरोध समाधान और संविधान द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किन श्रेणी में इनकी विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है? आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो साधारण विधेयक को लेकर के, ठीक है, 108 जो आर्टिकल है इसको लेकर के, जो संविधान के 108 आर्टिकल, इसके तहत साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान की जा सकती है, आहूत की जा सकती है, जॉइंट सिटिंग। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है संविधान संशोधन विधेयक
संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसे दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होगा। तो ये बात गलत होगी। ठीक है, बोला था संयुक्त बैठक को लेकर के, तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। तीसरा है धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होती हैं और राज्यसभा केवल सिफारिश के आधार कर सकती है, इसलिए धन विधेयक पर लोग जो संयुक्त बैठक है नहीं बुलाई सकती है। ठीक है, संयुक्त बैठक जो इसका प्रावधान है 108 आर्टिकल में किया गया है। ये मुझे क्वेश्चन पूछना था बट मैंने आपको बता दिया। आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, 9वीं का आंसर एक बात इसकी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। देखो प्रशासनिक अधिकरण जो है क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। देखो कुछ 4 से 5 टॉपिक में हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, और एक आपका नीति आयोग है जो, राइट, वो भी यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने की उम्मीद है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका भी 2030 तक टारगेट रखा गया था, 2026 में पेपर होगा। ठीक है, तो 2-3 साल इसका बचेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि जीएसटी के टाइम भी ऐसे ही किया था इसने। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। और एक जीएसटी से लेकर के भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। क्यों है ना, क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसका अभी जो जीएसटी सुधार था उसको लेकर के काफ़ी रिफॉर्म किए गए थे, काफ़ी चेंजमेंट किए गए थे, है ना, टैक्सेस को लेकर के स्लैब में परिवर्तन किए गए थे। तो 3 से 4 टॉपिक आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये टॉपिक आपको जाके आज थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। मैं आपको 2 से 3-4 टॉपिक का अप्रोच दूंगा। ठीक है, अगर सही लगता है तो आप बताना मुझे, अगर नहीं ठीक लगता है तो छोड़ सकते हो, या आपको करना तो कर सकते हो, जिसको ठीक लगेगा करेगा वो। ठीक है, तो जो टॉपिक यहाँ पर न्यूज़ में रहेंगे वो आपको यहाँ से समझा सकते हैं कि बता सकते हैं क्या टॉपिक आपको यहाँ से डेली पढ़ना है। ठीक है, उसी बेस पर मैं टेलीग्राम पर इन्हीं टॉपिक पे बेस पर मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। प्रशासनिक अधिकरण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पहली बात, 10वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड, संसद के ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार के अधीन नियोजन से संबंधित जो प्रकरण है उसको निपटारा करने के लिए किया है। सेकंड बात होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, क्योंकि यहाँ पर संसद ने प्रशासनिक अधिकरण जो है 1985 के तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की स्थापना की है। राज्य विधायिका को राज्य सरकार के अधीन नियोजन संबंधित जो प्रकरण है उसको निपटान करने के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, सैट जिसको बोलते हैं, है ना, और जो केंद्र का होता है उसको बोलते हैं कैट। ठीक है, और जो 42वें संविधान संशोधन था उसको लेकर के यहाँ पर किया था गठन, तो ये भी बात इसकी करेक्ट थी 1976 में, और भाग इसमें 10 और 4 14, हाँ ठीक है, 10 4 14 ए जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है, आर्टिकल 323 ए और 323 बी शामिल किए गए थे। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 10वें का सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन 11 आते हैं। क्वेश्चन 11 में इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस साधन या किन साधनों के प्रभाव स्वरूप भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर। एक तो पहला गिलोटिन। देखो गिलोटिन, यहाँ पर गिलोटिन का अर्थ होता है बिना किसी चर्चा के लंबित जो मांग होती है उसको मतदान के लिए रखा जाना। ठीक है, जिससे क्या होता है कार्यपालिका के व्यय पर संसदीय नियंत्रण कम हो जाता है। पहली बात करेक्ट है। प्रत्यायोजित जो विधान है इसके तहत क्या होगा, विधायिका कानून बनाने के लिए शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, जिससे क्या होता है कार्यपालिका विधायी नियंत्रण में कम हो जाता है इसका। सेकंड बात भी सही है। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव होता है कि जो एक संसदीय उपकरण है जिसका उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व को मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे वास्तव में नियंत्रण बढ़ता है। तो ये बात गलत होगा। ठीक है, 2 बात इसकी करेक्ट है, जो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर अगला है 12, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विचार करना है। संविधान के अनुसार बिना किसी प्रतिबंध के भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 301 यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, संसद किसी भी स्थिति में राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्भर जो अधिरोपित नहीं कर सकता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो 302 है, ठीक है, 302 में जो सार्वजनिक हित के तहत जो राज्य है उसके बीच या राज्यों के बीच जो भीतर व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, समागम स्वतंत्रता होता है, उसको यहाँ पर जो प्रतिबंध है आरोपित कर सकती है, तो है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 13, पदासीन यहाँ पर पदाधिकारी प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या उनकी मृत्यु होने पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होगी। देखते हैं। लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगी। पहली बात क्या होगी यहाँ से, ये
गलत है। लोकसभा नए प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी, ये भी बात यहाँ से गलत है। जो यहाँ से देखो, ये बात है जो मंत्रिपरिषद है ये स्वतः क्या होती है, भंग हो जाती है। ये बात इसकी करेक्ट है, राइट। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री की मृत्यु त्यागपत्र की स्थिति में मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और उसका पद रिक्त होने पर पूरी परिषद जो होती है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति के पास नए प्रधानमंत्री नियुक्ति का अधिकार होता है जो नई मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है पहले, प्रीवियस ईयर आपने लगाया होगा तो मिला होगा क्वेश्चन ऐसा। क्वेश्चन 14 है, राष्ट्रपति समानता लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे। देखो पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। राष्ट्रपति समानता लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, सही बात है। सेकेंड बात, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है इसलिए उसके पास सीमित शक्तियाँ होती हैं, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है और नए अध्यक्ष चुने जाने तक यह पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। जब तक नए अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे तब तक यहाँ पर पद बना रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, इसके लिए उसके पास सीमित शक्तियाँ होती हैं। तो तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 14 का डी। क्वेश्चन 15 राज्य विधानमंडल के संबंध में विचार करना। सभी राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल की एक समान व्यवस्था विद्यमान है। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सभी राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल व्यवस्था नहीं है। भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद या उच्च सदन है, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकंड, किसी भी राज्य विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्यों से कम नहीं हो सकती है, सेकंड बात भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोवा, सिक्किम, मिजोरम और पौंडीचेरी जैसे कुछ राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है। संविधान के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 का प्रावधान करता है, लेकिन ये अपवाद भी है, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, किसी भी राज्य की विधानसभा में केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तीसरी बात यहाँ से गलत है, किसी जो राज्य है विधानसभा में केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य नहीं बल्कि यहाँ पर राज्यपाल आंग्ल जो भारतीय समुदाय उसमें एक सदस्य मनोनीत कर सकता था, हालांकि यह प्रावधान अभी यहाँ पर प्रभावी रूप से हटा दिया गया, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है तो सभी गलत हैं, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं अगला 16 नंबर में। इसमें बोला है भारत में स्थानीय शासन है क्या। जो भारत है इसमें स्थानीय शासन है क्या। देखो भारत की जो संविधान है इसकी 7वीं सूची के अनुसार स्थानीय शासन लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारों के पास इससे संबंधित कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, राज्य सूची के अंतर्गत एक विषय होता है भारत में स्थानीय शासन। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। जिला न्यायाधीश के पास फौजदारी मामले अपीली क्षेत्राधिकार नहीं होते हैं। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जिला न्यायाधीश के पास यहाँ पर जो फौजदारी आपराधिक मामले अपीली क्षेत्राधिकार होता है और वह सत्र न्यायाधीश के रूप में भी आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है और अधीनस्थ अदालतों में निर्णय के खिलाफ अपील भी सुन सकता है। ये बात गलत हो जाएगी। सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने की अधिकारता प्राप्त होती है, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्र न्यायाधीश होते हैं सेशंस यहाँ पर जज होते हैं, इनको गंभीर अपवाद और मामले मृत्युदंड, ठीक है, देने से लेकर के अधिकारता इनको प्राप्त होती है। हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा इनकी पुष्टि करना आवश्यक होगा। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में संघीय बजट के संबंध में विचार करना है। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग उल्लेख नहीं किया गया है। देखो भारतीय संविधान में बजट का शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। इसके स्थान पर आर्टिकल, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल है आपको बताना है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है उसके तहत यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण को लेकर के यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, ठीक है। संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके रूप में इस अनुच्छेद के रूप में यहाँ पर इसका वर्णन किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद वो आपको बताना है, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ पर बहुत बार पूछा जाता है, तो याद होगा आपको पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो ये आपको बताना है, आपको क्या लिखना है 18 नंबर और आप आर्टिकल लिख देना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना है, राइट। सेकंड बात यहाँ से, राज्यसभा के अनुदान की मांग पर मतदान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। सेकंड बात, 18 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनुदान की मांग जो होती है डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स होते हैं, जो ये केवल लोकसभा में पेश किए सकते हैं और मतदान भी केवल लोकसभा में ही होते हैं। राज्यसभा के पास अनुदान की मांग मतदान पर कोई शक्ति नहीं है, तो ये बात सही है। तीसरा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है,
क्योंकि आर्टिकल 113 है उसका 3 उसमें बताया गया कि राष्ट्रपति किसी सिफारिश के बिना संसद में किसी भी सदन के जो अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 18 का डी। क्वेश्चन 19 नंबर 19 नंबर है, भारतीय राष्ट्रपति है उसकी जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस टिप्पणी को सही सिद्ध करता है? आंसर हो जाएगा 19 का। देखो ये टिप्पणी पॉकेट वीटो की शक्ति से संबंधित होगी, है ना। पता चल जाना चाहिए इतना पढ़ने के बाद आपको, अगर पूरा टॉपिक आप पढ़े हुए हैं पॉलिटिक के, तो इतना पढ़ने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि आप कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, क्या कहना चाहता है। ये जो पॉकेट वीटो उसको लेकर के शक्ति है ये, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रपति है उसके पास किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है, जिससे यह अनिश्चित काल तक के लिए विधेयक को अपनी जेब में रख सकता है। ये पॉकेट वीटो होता है, ठीक है, पॉकेट वीटो। तो और यहाँ पे अगला पॉइंट, जब राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति होता है उस 10 दिनों के भीतर विधेयक को कार्रवाई करनी होती है, तो हस्ताक्षर करना, वीटो पॉकेट लेना, ठीक है, ये उपयोग करना, वो कांग्रेस समाप्त करना, ये सब इसके अंडर में होके, ठीक है। और ये दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा यहाँ से जो डी बात है, भारतीय राष्ट्रपति अनिश्चित अवधि विधेयक को लंबित रख सकता है, और जब अमेरिकी राष्ट्रपति 10 दिनों के भीतर विधेयक को कांग्रेस को वापस लौटाना होता है, ये बात इसका करेक्ट होगा। दो बातें जो मैंने बताई एक्स्ट्रा आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई निर्धारित नहीं करता है और क्या क्या यहाँ पर इसको लेकर के शामिल होता है, जैसे कि हस्ताक्षर करना, वीटो समाप्त करना, वीटो को लगाना, ठीक है, इनका उपयोग करना 10 दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, ऐसा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, चुनाव को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से चुनाव सुधार जो कार्यान्वित किए जा सकते हैं या किए गए? पहला देखते हैं स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, राजनीतिक दलों के लिए टेलीविजन पर प्रसारण समय का न्यायसंगत आवंटन। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक जो दल होते हैं उसके लिए टेलीविजन और रेडियो प्रसारण का समय पर न्यायसंगत आवंटन चुनाव आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सेकेंड बात है, निर्वाचन आयोग 1000 रुपये से अधिक के अनुदान की सूचना, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक जो दल है उसमें 20,000 रुपये, मतलब जिसमें छवि में 1000 का उल्लेख होता है, लेकिन वर्तमान में जो ये नियम है इससे अधिक है और अनुदान की सूचना देना भी अनिवार्य होगा, ये भी बात सही है, ठीक है। सेकंड, उम्मीदवार द्वारा आपराधिक पूर्वव्रत की घोषणा। सेकंड, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने आपराधिक पूर्वव्रत, संपत्ति और शैक्षिक जो योग्यता है उसकी घोषणा करना अनिवार्य होता है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग जो 1000 रुपये से अधिक अनुदान सूचना, ये बात करेक्ट है, 1000 से अधिक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है इस टाइम 20,000 है ना। तो दोनों बातें, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से 20 का 1 2 3 डी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, छावनी परिषद के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में असैन्य जनसंख्या हेतु नगर पालिका प्रशासन के लिए की जाती है। पहली बात, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छावनी परिषद स्थानीय स्वशासन हेतु नगर पालिका के समान यहाँ पर काम करेगी, लेकिन ये एक विशेष रूप से छावनी क्षेत्र, सैन्य क्षेत्रों के लिए होती है। सेकेंड बात है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में काम करता है। बात गलत है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके रूप में यहाँ पर जो नागरिक, स्थानीय नागरिक होते हैं उनकी आंशिक रूप से मनोनीत पदों से मनोनीत जो पदेन सदस्य होते हैं, जो सैन्य अधिकारी होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं, और ये जो होता है रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, बात मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 1 और 3 करेक्ट है, आंसर सही पूछा है तो 1 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर 22, यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से व्यापक महत्व है तो किसी विषय पर अधिक राय लेना चाहता है तो क्या करेगा? आंसर हो जाएगा 22 का। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने से मना कर सकता है, एकदम बात करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 143 143 है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 143 है, इसके तहत राष्ट्रपति के पास उच्चतम न्यायालय से किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर राय लेने की शक्ति होती है, ठीक है। हालांकि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है, वह राय देने से मना भी कर सकता है। यदि राय दी जाती है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, ठीक है, करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर होगा। अगर राय दे भी देता है तो ये नहीं सोचना कि हाँ इसके लिए बाध्यकारी देना ही पड़ेगा, राइट, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से
किन संसदीय समितियों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है? ठीक है, कौन सी संसदीय समिति है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी? आंसर हो जाएगा 23 का। एक तो कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, नियम समिति, और एक आपका सामान्य प्रयोजन समिति जो आचार समिति है, इसका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। और जो लोक लेखा समिति ये भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि लोक लेखा समिति, ये लोक समिति अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नहीं बल्कि विपक्ष के अध्यक्ष द्वारा, सदस्य द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो आचार समिति है, आचार समिति ये इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लेकिन अध्यक्ष स्वयं इसकी अध्यक्षता नहीं करते। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आंसर 2, 4, 5 इसका सही आंसर होगा। मतलब कौन सा स्टेटमेंट देखते हैं, 2, 4, 5 किधर है? बी नंबर में करेक्ट है इसका। 24 है, निम्नलिखित में से किन स्थिति या किस स्थिति में किसी सदस्य को 10वीं सूची के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ठीक है, देखते हैं 24। पहला है, यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा किसी दिए गए जो निर्देश के विरुद्ध मत देता है। पहली बात ऐसे स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं, व्हिप होते हैं, उसके द्वारा मतदान में सदन में मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। बात करेक्ट है। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह की समाप्ति से पूर्व किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मनोनीत सदस्य होता है 6 महीने के भीतर राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वे 6 महीने की समाप्ति के बाद शामिल होने से अयोग्य घोषित नहीं होंगे। तो 6 महीने बाद शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसके बाद शामिल होगा तो यहाँ पर किया सकता है, ठीक है, उससे पहले करेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, तो ये बात गलत होगी। तीसरा, यदि उसे उस राजनीतिक दल से निष्कासित कर दिया जाता है तो उसे चुनाव ठीक पहले, फिर से पढ़ते हैं, यदि उसे उस राजनीतिक दल से निष्कासित कर दिया जाता है जिससे वह चुनाव से ठीक पहले संबंधित था। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यदि किसी सदस्य को उसके राजनीतिक दल से निष्कासित कर देते हैं तो अयोग्य घोषित नहीं कर सकते उसको, वह सदन का सदस्य बना रहेगा लेकिन वह एक निर्दलीय के रूप में रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है। 2 और 3 गलत है, पहली बात इसकी करेक्ट है, तो एक यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखते हैं इसको। मंत्रिपरिषद का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट है। जो 42वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति की दी गई सलाह होती है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, ठीक है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जो होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, बात सही है। सेकेंड बात है, भारतीय संविधान को एक मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की प्रणाली का प्रावधान करता है। सेकेंड बात गलत, क्योंकि भारतीय संविधान एक मंत्री के लिए विधिक उत्तरदायित्व की प्रणाली का प्रावधान नहीं करता है, जैसा कि ब्रिटिश प्रणाली में है। इसके बजाय भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 25 का ए। 26 है, भारतीय संसद के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर, प्रत्येक वर्ष सत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण की चर्चा के लिए, और यहाँ पर आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए भाषण की चर्चा के लिए। दोनों बातें इसके यहाँ से करेक्ट हैं, बी और सी, तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव जिसको बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा के लिए लाया गया था, और राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष पहले सत्र की शुरुआत में और आम चुनाव के बाद संसद के दोनों सदनों की एक बैठक को संबोधित करता है। इन दोनों मामलों में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जा सकता है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित पर विचार करने कौन सी स्थिति में राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है? आंसर हो जाएगा 27 का। देखो, एक तो विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेगा कब? एक तो जब वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह वापस पुनर्विचार करने के लिए कहता है। पहली बात करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, जब वह संसद द्वारा पारित धन विधेयक पर सहमति रोक देता है या मना कर देता है, ठीक है, ये बात गलत होगी। जब वह संसद द्वारा पारित धन विधेयक पर सहमति रोक देता है या मना कर देता है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, न ही उससे सहमति पर रोक सकता है, हालांकि इसे अस्वीकार कर सकता है, राइट। ये एक सीमित विवेकाधीन शक्ति है, क्योंकि ये विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश कर सकते हैं, तो ये बात गलत होगी। जब वह मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा के विश्वास खो देता है उसके बाद बर्खास्त करता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास खोने के बाद उसे बर्खास्त करता है तो ये उसकी विवेकाधीन शक्ति होती है, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुमत नहीं होने के राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेगा। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सदन में चर्चा हेतु
स्वीकार योग्य होने के लिए किसी कटौती को प्रस्ताव को क्या कैसे सम्मिलित होना चाहिए। देखो, ये देखो, सदन में कटौती संबंधी जो प्रस्ताव है पेश करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? जैसे केवल मांग से संबंधित होना चाहिए, बात सही है। वर्तमान में कानून या संशोधन निरसन को सुझाव देने वाला नहीं होना चाहिए, बात एकदम करेक्ट है। तीसरा, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाला नहीं होना चाहिए। तीनों बातें यहाँ से क्या है? करेक्ट है, जो यहाँ पर सदन में चर्चा के लिए स्वीकृति हेतु किसी कटौती प्रस्ताव को संबंध में बताएगा बात। ये तीनों बातें सही हैं। आंसर 28 का सभी करेक्ट है। सी यहाँ से, सी या डी? हाँ, डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 29 है, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा 29 का, ये शामिल किया जाता है। एक तो पहला निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होंगे इसमें शामिल होंगे, और एक मनोनीत सदस्य शामिल होंगे, और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं ये भी शामिल होंगे, ठीक है। तो सभी अपर के गणपूर्ति में गणना में शामिल किए जाएंगे तीनों। 1 2 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 30, राज्यसभा में उपसभापति के संबंध में विचार करना है। उपसभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है, या अनिवार्य होनी चाहिए। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपसभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर संविधान में राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित है, और उपसभापति के लिए अलग से नहीं बताई गई है इसमें, ठीक है, तो गलत हो जाएगा बात ये। दूसरा, उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति रिक्ति को भरने हेतु सदन में वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट करता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति रिक्त को भरते समय निर्धारण करने का आदेश दे सकता है, ठीक है, और सभापति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो होता है व्यक्ति या उसकी जो रिक्ति है भरने के लिए चुनाव की तारीख निर्धारण करेगा, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, सभापति के अधीनस्थ होने के नाते उपसभापति प्रत्यक्ष रूप से सभापति और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि उपसभापति के अधीन होने पर उपसभापति समान रूप से सभापति और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात गलत है, क्योंकि उपसभापति जो होता है ये सभापति के अधीन नहीं होता है, बल्कि ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तीनों बातें यहाँ से गलत हैं, ठीक है। पहली बात आप सोच रहे हो कि सही है, नहीं, पहली बात सही नहीं है। पहली बात जो बोल रहा है कि ये उपसभापति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। देखो, इसके लिए कुछ अलग से नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कथन था, ये संविधान में राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित है, लेकिन उपसभापति के लिए कोई अलग से बात नहीं बताता है कि इतनी होनी चाहिए सर, ठीक है, तो याद रखना है बात। तीनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से 30 का सही नहीं पूछा, कौन सा सही नहीं है, तो 1 2 3 यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 31 है, किसी व्यक्ति को संसद का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान और संसद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? आंसर हो जाएगा 31 का। एक तो पहला, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये संविधान द्वारा निर्धारित एक योग्यता होती है। पहली बात सही है। सेकेंड बात, उसे संसदीय चुनाव या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जहां तो वह चुनाव लड़ना चाहता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए जब वह चुनाव लड़ना चाहता है। तो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में निर्धारित एक योग्यता थी, जिसे बाद में लगातार समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब उम्मीदवार भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में रहकर एक मतदाता पंजीकृत के रूप में आवश्यक हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर उसी क्षेत्र में यहाँ पर रहे, ठीक है। तीसरा, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए उसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। ये बात करेक्ट है, ठीक है, और तीसरी बात भी करेक्ट, पहली और तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 1 और 3 सही है, सी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संसद का एक निर्धारित योग्यता होती है कि यहाँ पर इसका सदस्य होना चाहिए अनुसूचित जनजाति या जाति का। अगर इस पर आप चुनाव लड़ोगे तो 1 और 3 सही है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, ये व्यक्ति और धारण किया गया पद कौन सा होगा? देखते हैं। पहला, सचिदानंद सिन्हा केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सचिदानंद सिन्हा केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बात गलत हो जाएगी। सेकंड, विठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। तीसरा, जीवी मौलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर यहाँ से सही सम्मिलित है तो बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचार हेतु
आरक्षित रखे जाने की स्थिति में उस पर राज्यपाल की सहमति आवश्यकता होती है। पहली बात 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है उसका निर्णय अंतिम होगा इसको लेकर के। सेकेंड बात है, यदि राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया राज्य का विधेयक पुनर्विचार के लिए बाद विधायिका के पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को विधेयक को अपनी सहमति से देना अनिवार्य होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति बात नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति या तो सहमति दे सकता है या रोक सकता है, इसे फिर से वापस भी भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन बात इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। लोक सेवक को अपने आधिकारिक कार्यों के विधिक उत्तरदायित्व को प्रश्नगत उन्मुक्ति प्रदान की गई है। पहला क्या होगा, 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि लोक सेवक को उनके आधिकारिक कार्यों और विधिक जो उत्तरदायित्व उससे जो व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान की गई है, यह प्रावधान उन्हें सद्भाव में किए गए कार्य और व्यक्तिगत मुकदमे से बचाता है। सेकेंड बात है, न्यायिक अधिकारी को अपने प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उसके कर्तव्यों के संबंध में किसी भी उत्तरदायित्व को अनुमति प्राप्त की गई है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनको आधिकारिक कर्तव्यों जो अधिकारी उनके काम होते हैं उसके संबंध में किसी उत्तरदायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है, बशर्ते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बने रहें तब, ठीक है, या अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहे हो तब, ठीक है। तो ये भी बात इसकी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। पूछे कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। दोनों बातें सही है इसलिए कोई गलत नहीं है। 35 जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा प्रदान किए गए विशेष दर्जे के संबंध में विचार करना, कौन सा यहाँ से सही होगा। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसका अपना एक अलग संविधान है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। एक टाइम पे था जब जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था, आर्टिकल 370 के निर्देश होने से पहले, है ना, तो ये बात गलत है। दूसरा, भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से इसकी जो भारतीय संविधान है इसके कई प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं, हालांकि कुछ अपवाद भी थे, ये कथन कोई भी प्रावधान लागू नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पहले की बात थी, है ना। जम्मू कश्मीर जब यहाँ पर जो 370 था उसको लेकर चल रहा था तब यहाँ पर था कि भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, तो ये बात गलत है। अब सभी लागू होते हैं, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्या होगा, गलत होगी सही होगी, भारतीय संविधान का कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है, गलत है, क्योंकि लागू होता है, सब पूरा लागू होता है, गलत हो जाएगा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना, सही उत्तर चुनना है, कौन सा होगा। देखो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं, ठीक है, थोड़ा सा आंसर जो था मिस्टेक था उसमें, तो टाइप मिस्टेक हो गया है, बाकी दोनों बातें इसकी गलत हैं, तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 35 का डी। 36 है, विपक्ष के नेता के संबंध में विचार करना है। विपक्ष के नेता के पद को कोई सांविधिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है। पहली बात 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष के नेता को जो पद होता है उसको सांविधिक मान्यता प्राप्त है। इसे वेतन और भत्ते अधिनियम 1977 के माध्यम से सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया, जो इसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्रदान करता है, इसलिए गलत हो जाएगी। सेकेंड, ये केवल लोकसभा में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट नहीं होगी, भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी नेता की नियुक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों में की जाती है, बशर्ते संबंधित सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% होना चाहिए। दोनों बातें गलत है। तीसरा, वह ऐसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है जिसे सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वैसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है जिसके सदन की कुल सदस्य संख्या का 10% से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं या प्राप्त हुई हों। यह एक स्थापित संसदीय परंपरा और अधिनियम का हिस्सा होता है, इसलिए तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, दोनों गलत है, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, तो डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। पहली बात 37 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है, राज्यपाल द्वारा नहीं। हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, जिसे संसद द्वारा दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करके प्रस्ताव को पारित करते हैं, ठीक है, पहला गलत हो गया। वह राष्ट्रपति को लिखित संबोधन के माध्यम से त्यागपत्र दे सकता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 217 जो है उसका एक का उसमें बात यहाँ पर दी गई है, 217 का एक का में ये बात दी गई कि यहाँ पर ये संबोधित लिखित को लेकर के अपना त्यागपत्र दे सकता है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी।
38 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। पहली बात, 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, सही है। सेकेंड, एक उच्च न्यायालय का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थान जो न्यायाधीश होते हैं उसका अंतरण न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर एक उच्च न्यायालय का दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण एक न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में ये स्पष्ट किया है कि जो अंतरण मनमाना नहीं हो सकता है, अंतरण जो होगा वो मनमाना नहीं हो सकता है, ठीक है। अंतरण मतलब स्थानांतरण करना, राइट, और इससे चुनौती दी जा सकती है, तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से 38 का आंसर हो जाएगा। 39, निम्नलिखित में से कौन मंत्रियों को पद और विभाग आवंटित करता है। जो निम्नलिखित में से कौन है जो मंत्री और पद को इनको विभाग को आवंटित करेगा। आंसर हो जाएगा 39 का ए, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री परामर्श करेगा कि हाँ इनको नियुक्त कर, तो वो उसको नियुक्त करेगा या इनको विभाग देगा, ठीक है। याद रखना है आर्टिकल 75 के अनुसार, राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के आधार हैं। आंसर हो जाएगा, इसके जो आधार होंगे, एक तो पहला साबित कदाचार दोषी पाएगा तब, ठीक है। असमर्थता, ठीक है, इनकैपेबिलिटी या इनकैपेसिटी। तीसरा संविधान का उल्लंघन, तीसरा ये भी करेक्ट है। और चौथा भ्रष्टाचार, ये भी बात यहाँ से करेक्ट, लेकिन दिवालिया होना ये बात नहीं है, ठीक है। दिवालिया होने बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान के भाग में उल्लंघन, भ्रष्टाचार या दिवालिया होना सीधे तौर पर एक आधार के तौर पर सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पर जो इस श्रेणी में आ सकता है, विकल्पों में दिए गए अनुसार यहाँ पर देखो, एक तो 3 जो 3 4 है ये कदाचार के दायरे में आएगा, है ना, दिवालिया होना आधार नहीं होगा और भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखो आंसर होना चाहिए इसका, हटाने का आधार हो सकता है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार और दिवालिया नहीं होगा। ये 3 और 4 और 5 नहीं होंगे, सिर्फ 3 आंसर होंगे इसके, 1 और 2 और 3 इसके आंसर होंगे। आप लेकिन दे नहीं रखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट मिस्टेक कर दिया। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1, 2 और 3, 3 बातें इसका करेक्ट होगी, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या मान लेते हैं, मैं इसका प्रश्न में सही कर दूंगा एडिट करके, 1 2 3 सी मान सकते हैं इसको, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3 इसको कर लो, ठीक है। मैं भी आप नोट कर देता हूँ कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हुआ था इसको मैं बोल दूंगा सही करने के लिए। यहाँ से जो आंसर हो जाएगा करेक्ट क्या होगा, 40 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 41 है, ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्य क्या होंगे। ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्य क्या है। एक तो पहला, सूचना के जरिए लोगों का सशक्तिकरण, सरकार के भीतर बेहतर दक्षता, ठीक है, और सुनिश्चित करना, स्वचालित करना, और नागरिकों को बेहतर सेवा जो प्रदायगी होगा ये इसको लेकर के लोगों को सुलभ और यहाँ पर कुशल बनाना, ठीक है, और पारदर्शिता जवाबदेही को आरंभ करना, ये भी बातें से सही होगी। मतलब यहाँ पर जो पारदर्शिता जवाब देना, सरकारी कामकाज में स्पष्टता और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना, ये सभी क्या है, ई गवर्नेंस के हैं, जो एक मूलभूत लक्ष्य होते हैं। आंसर क्या होगा, 41 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन है जो यहाँ पर इसमें सही होंगे, कथन पर विचार करते हैं, देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाए। पहली बात, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में राज्यों में प्रतिनिधित्व जो होते हैं उसको केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, राइट। ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 84 80 का जो 4 है उसमें यहाँ पर वर्णित किया गया। सेकेंड बात, राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को संबंधित उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि जो होते हैं उसके संबंधित में उपराज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधि होते हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, उसके अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ना कि यहाँ पर उपराज्यपालों द्वारा मनोनीत होते हैं। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए यहाँ से सही है। 43 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरकार द्वारा सरकारी कार्यों के संबंधित गतिविधि के निष्पादन हेतु स्वायत्ता निकाय की स्थापना की जाती है। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्वायत्त निकाय विशिष्ट कार्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं और इन्हें कुछ हद तक स्वायत्ता भी प्रदान की जाती है। पहली बात सही है। सेकेंड बात बोला है, संलग्न कार्यालय अपने संलग्न विभाग द्वारा निर्धारित नीति और कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्य जो कार्यकारी है उसका निर्देश देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी।
ठीक है, क्योंकि संलग्न जो कार्यालय होते हैं, अटैच्ड यहाँ पर ऑफिसेस होते हैं, ये विभागों के अधीनस्थ होते हैं और क्या है, नीतिगत और नीति के कार्यान्वयन सहायता करते हैं। दोनों बातें सही है। आंसर 43 का सी, दोनों बातें करेक्ट है। क्वेश्चन 44 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। संसद द्वारा निर्मित कानून विश्व के किसी भी भाग में स्थित भारतीय नागरिकों को उनकी संपत्ति पर लागू होंगे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर भारत के बाहर भी भारतीय जो नागरिक हैं उस पर कानून लागू हो सकते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के तहत। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून किसी भी परिस्थिति में राज्य से बाहर लागू नहीं होते हैं। बात गलत है, क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून जो होंगे ये जो राज्य कानून किस राज्य की सीमा तक सीमित होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यदि राज्य के बाहर किसी चीज़ का राज्य के भीतर प्रभाव पड़ता है तो कानून लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 यहाँ से करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ से सही पूछा तो ए। 45 है, सरकार की भारतीय संसदीय प्रणाली के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर विचार करना है। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों का लोकसभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायी होना। पहली बात क्या होगी, 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 73 का एक मुख्य सिद्धांत होगा। 75 का 3। ठीक है, सेकेंड बात है, मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये एक साथ तैरते एक साथ डूबते उसका सिद्धांत लागू होता है। यदि कोई मंत्री निर्णय से असहमत है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है, ऐसा सोच सकते हो, है ना, एक साथ तैरना एक साथ डूबना, राइट। तो ये सिद्धांत होता है, ये कोई मंत्री है वो निर्णय लेगा तो असहमत होगा या उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी कि हम पर सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा करके, एक साथ तैरना एक साथ डूबना किस संज्ञा को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर जो मंत्री परिषद है उसके सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होना। ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 45 का सी यहाँ से करेक्ट होगा, दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वो तो एक तरह से मतलब इसको व्याख्या संज्ञा दी गई कि हाँ एक साथ तैरना एक साथ डूबना है ना, एक साथ करना, तो ये बताया गया यहाँ पर। 46 है, कुछ यहाँ पर संवैधानिक कोई वर्ड नहीं है ऐसा जो सोचो कि हाँ इस कहाँ किसने कहा था, ऐसा नहीं, वो खुद से बनाया गया वर्ड है। 46 है विषय, और यहाँ पर इसकी सूची दे रखी है, साइबर कानून। 46 साइबर कानून का क्या होगा, यहाँ से ये बोला संघ सूची में, तो ये बात गलत है, क्योंकि साइबर कानून जो होता है साइबर सुरक्षा सहित यहाँ पर अवशिष्ट शक्तियाँ के तहत यहाँ पर जो केंद्र सरकार या संघ के पास होता है, लेकिन विशेष रूप से संघ सूची में सूचीबद्ध नहीं है। कृषि, कृषि क्या होगा, ये राज्य सूची, बात करेक्ट है। तीसरा ट्रेड यूनियन समवर्ती सूची, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, बी यहाँ से सही आंसर है। 47 है, भारत की संविधान की 5वीं सूची और 6वीं सूची के संबंध में प्रावधान किए गए कौन कौन से? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। भारत के जो संविधान है उसकी 5वीं और 6वीं सूची में मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और भारत के कुछ राज्यों की, ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। क्वेश्चन 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति किसी राज्य की सहमति के बिना केंद्र सरकार की किसी भी कार्यकारी कर्तव्यों को उस राज्य के कार्य सौंप सकता है। पहला 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कार्यकारी कर्तव्य को किसी राज्य सरकार को उसकी सहमति से ही सौंप सकता है, सहमति के बिना नहीं सौंपेगा, तो गलत हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति से उस राज्य के किसी भी कार्यकारी कर्तव्य को केंद्र सरकार को सौंप सकता है। सेकेंड बात सही, क्योंकि राज्य का राज्यपाल जो होता है केंद्र की सहमति से उस राज्य के किसी भी कार्यकारी जो करत होते हैं, कार्यकारी जो काम होते हैं, उसको केंद्र सरकार को सौंप सकता है, ये बात करेक्ट है। ध्यान रखना है क्या स्टेटमेंट कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसके की पॉइंट आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। आंसर सही पूछा है तो 48 का आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब केवल 2 मतलब बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 49 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में विचार करना है। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले उसे लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त से पहले व्यक्ति लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। नियुक्ति के बाद उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर बहुमत सिद्ध करना हो सकता है, गलत हो जाएगा। नियुक्ति के समय उसे संसद के दोनों सदनों में एक सदस्य का होना चाहिए, मतलब नियुक्ति के समय उसे संसद में दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होना चाहिए, बात गलत है, क्योंकि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री को संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक भी नहीं है, लेकिन नियुक्ति के 6 महीने के भीतर उसे एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, ये भी बात गलत हो जाएगी। दोनों बातें गलत है, आंसर यहाँ से डी।
क्वेश्चन 50 है, निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के संबंध में विचार करना है। निर्वाचन आयोग दलों को उनकी सदस्यता के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दल को प्रदत्त मान्यता प्राप्त कुछ विशेषाधिकारों में उसके अधिकार को लेकर निर्धारित करती है। सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मान्यता प्राप्त जो मान्यता दल होते हैं उसमें विशेषाधिकार प्रदान करेगी, जैसे कि आरक्षित चुनाव चिन्ह, ठीक है, सरकारी मीडिया पर मुफ्त प्रसारण का समय और चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की छूट में संख्या में वृद्धि। तो ये बात सही हो जाएगी। दोनों बातें सही है, आंसर यहाँ से सी इसका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। जो यूकेटी का टेस्ट नंबर यहाँ पर 11 है, ठीक है। इसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन होगा। 51 क्वेश्चन से मैं कल डिस्कस करूंगा 51 से 100 क्वेश्चन तक। यहाँ पर जो टॉपिक कुछ आए, ठीक है, कुछ टॉपिक यहाँ पर आए जो आपको यहाँ पर डाउट लगे या कुछ इंपॉर्टेंट लगे या कुछ क्वेश्चन आपको नहीं समझ आए थे इसको, तो उसको लेकर के आपको टॉपिक जाकर डीप में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। देखो टेस्ट आपका तभी सक्सेस होगा ना जब आप यहाँ पर चीज़ें फॉलो करोगे। जो टॉपिक आए उनको आपको थोड़ा सा जो टफ लगे या आपको नहीं समझ आ रहे वो टॉपिक, तो उनको जाकर पढ़ना है, ठीक है। प्लस साथ में क्या करना है, जो मैंने टॉपिक आप 3 टॉपिक 4 टॉपिक आज दिए आपको पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ने हैं, राइट। ऐसे मैं 3 4 5 टॉपिक आपको रोज दूंगा, कुछ करंट के, कुछ इकोनॉमिक, हर सब्जेक्ट को शामिल करूंगा इसमें बीच बीच में, तो वो आपको रोज पढ़ने होंगे, ठीक है। उन्हीं पर मैं टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन करा दूंगा 5 से 6 क्वेश्चन का, ठीक है, याद रखना है। तो ऐड करते हैं इसको। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे उसके आंसर भी बताने आपको, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।